रोलिंग फ्रिक्शन। एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग फ्रिक्शन। देखिए, आपके साथ कुछ मैं इस तरह से डिस्कशन स्टार्ट करता हूं कि एक बॉल है या कोई रिंग है ना, स्फेरिकल एक बॉल है एंड इस बॉल को रोल कराया जाए। वैसे सिचुएशन में एक सरफेस है और आपने बॉल को रोल करा दिया, समझ रहे हैं ना। तो ये रोल करते करते कुछ दूर तक जाता है और फिर आके रुक जाता है। आफ्टर सम टाइम ये बॉल स्टॉप हो जाती है। हाँ के सोचो क्या स्टॉप हो गया। अब रीजन है कि स्टॉप क्यों हुआ। तुम्हारे पास आंसर है, सर फ्रिक्शन लग रहा होगा। Am I clear? ये बोलोगे ना, अभी तक आपने जो पढ़े थे वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट सीखे थे कि अगर कोई सरफेस है और इस पे कोई ब्लॉक रखा गया है, इस तरह से ब्लॉक, और इस एम मास के ब्लॉक पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो एक और फोर्स बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट है ना एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्टेंस में आ जाता है, ऐसा बोले। और इस फोर्स को ये अप्लाइड फोर्स हो गया और एक फोर्स डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और ये फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्लियर? इन सेम मैनर आपका आंसर यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सोचे होंगे कि कोई बॉल को अगर जो हम रोल कराते हैं तो आफ्टर सम टाइम इट गेट स्टॉप। तो स्टॉप क्यों होती है? आंसर है कि सर जिस तरह से यहाँ हमने देखे कि फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा होगा और आफ्टर सम टाइम ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी बारीकी को समझिए। जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो ये जो सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ड्यूरिंग रोलिंग there is no relative motion between point of contact इन सरफेस और ये जो बॉल है उसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा होता है। और हमने जो सीखे हैं कि फ्रिक्शन कब होगा, जब कोई रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी होगी, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये जो हमने फ्रिक्शन पढ़े थे, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा हो या करने वाला हो, इन दैट केस जो फ्रिक्शन होगा उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर? बट इस केस में स्लाइडिंग नहीं हो रहा, लेकिन रिजल्ट तो आपको मिल रहा है कि कुछ देर के बाद यह स्टॉप हो जा रही है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन है। तो यहां जो फ्रिक्शन है उसे एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रोल करता है तो उस केस में भी इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे एक फ्रिक्शन लगता है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। और इस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके बीच में स्लाइडिंग नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं करते, स्लाइड नहीं करते। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में जो फ्रिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। समझ आया? इससे थोड़ा अलग है। क्या अलग है? इन द केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, एक दूसरे के ऊपर सरफेस स्लाइड करते हैं। इन द केस ऑफ रोलिंग मोशन या रोलिंग फ्रिक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लाइड नहीं करता। मैं आपको थोड़ा ऐसे सिखाता हूं, देखिए।
मैं यहाँ पे कुछ इसमें मार्क कर देता हूँ, लाइक दिस। यहाँ मैंने मार्क कर दिया। अब देखना क्या हो रहा है। ये अगर जो देखो ये कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, अभी रोलिंग में क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट ऐसे ऊपर आ जाएगा। ये जो कॉन्टैक्ट है वो स्लाइड नहीं करेगा इस पे, ठीक है। देखो ये स्लाइड नहीं करेगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि स्लाइडिंग नहीं हो रही है। क्लियर? स्लाइडिंग ऐसे होती, ऐसा होता तो बोलते कि स्लाइडिंग हो रही है, और इस केस में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता जो हमने पढ़े थे अभी। बट ये रोल हो रहा है। ईच इंस्टेंट पे नया सरफेस इन कांटेक्ट अर्थ के साथ आ रहा है, या जो ग्राउंड है उसके साथ में ईच इंस्टेंट पे जो कांटेक्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, वो अलग अलग चेंज हो रहा है। बट स्लाइडिंग में ऐसा नहीं होता है, जो कांटेक्ट सरफेस है वही रहेगा और ये इस तरह से मूव करेंगे। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, अब इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज को समझते हैं कि यानी कि बेसिकली हमने फ्रिक्शन को अगर जो डिवाइड करना हो तो ऐसे ही बोल सकते हैं फ्रिक्शन कि, मैं ही लिख दूं क्या, फ्रिक्शन वन काइंड इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो सारे केसेस आपने पढ़े थे वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ही पढ़े थे, स्टैटिक, है ना, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, और ये है रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए अब आपको समझ आ गया कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा। अब बेसिक रीजन जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन किस तरह से होता है, यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे हो जाता है। तो आपको मैंने बेसिक बता दिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा होता है, प्योर रोलिंग के केस में जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ईच इंस्टेंट पे चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके, मीन्स यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं हो रही है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बोले तो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है तब ऐसा होना चाहिए कि अगर जो बॉल को आपने रोल करा दिया तो हमेशा रोल करता रहे, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई स्मूथ सरफेस होता और आपने कोई इंपल्सिव फोर्स देके छोड़ दिया तो हमेशा मूव करता रहेगा। सेम ऐसा ही यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि यहाँ कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं हो रही है। और अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं हो रही है, और आपने अभी तक तो फ्रिक्शन के बारे में यही सीखा था कि जब कोई दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो उसको अपोज करेगा। यहाँ रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, यानी स्लाइड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वैसे केसेस में अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसके अकॉर्डिंग अगर इसको रोल करा दिया तो कभी रुकना नहीं चाहिए था, बट रियली में स्टॉप होता है। और रीजन है कि फ्रिक्शन होता है, बट यहाँ नाम अलग है। क्या नाम है? रोलिंग फ्रिक्शन। ये कैसे डेवलप होता है थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, सीखते हैं। रियली में जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया हो तो जो एक्चुअल सरफेस इन कांटेक्ट है यानी ग्राउंड, वो थोड़ी सी इस तरह से डिप्रेस हो जाती है, ऐसे हो जाती है। समझिएगा मेरी बात को, ये थोड़े डिप हो गए, ऐसे हो गए ड्यू टू लोड। इसका कोई लोड होगा ना, लोड के कारण ये इस तरह से हो जाते हैं, कर्व हो जाता है। अब ऐसा होने से ये जो कांटेक्ट फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इसके मोशन को अपोज करता है। समझिएगा मेरी बात को, ये जो फोर्स डेवलप हो गए ना यहाँ पे, उसके एक कंपोनेंट इसके मोशन को अपोज करेगा एंड ड्यू टू दैट आफ्टर सम टाइम यह स्टॉप हो जाती है। ठीक है,
तो ऐसे फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, and it is very less than sliding friction. It is very less than sliding friction. किसी ऑब्जेक्ट को आप स्लाइड करके ले जाओ या उसी में व्हील लगा दो, तो दोनों ही केसेस में आप क्या फाइंड करोगे कि जब व्हील लगा हो तो हमें उसको खींचना या धक्का देना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ही कम होता है। समझ आया? होता क्यों है मैंने आपको बता दिया। ये जो डिप हो गया है एक्चुअल में ऐसा ही होता है, वेट के कारण ये आपको सरफेस पता नहीं चलता, बट थोड़ी सी डिप हो जाती है, और उस सिचुएशन में ये जो कांटेक्ट आ रहा है ना, ऐसा यहां तक ऐसा लगेगा, और इसी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाता है जो मोशन को अपोज कर देता है। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉज क्या है? तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो ओल्ड व्यू है कि फ्रिक्शन क्यों डेवलप होती है वो अलग है थोड़ा, और मॉडर्न व्यू का कॉन्सेप्ट अलग है। यानी कि फिर धीरे धीरे हम लोगों को पता चला कि रियली में फ्रिक्शन का रीजन क्या है। दोनों का अपना अपना मीनिंग है, एक एक करके समझते हैं कि ओल्ड व्यू क्या है। ओल्ड व्यू ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं कि इट इज वेरी स्मूथ, वो रियली में ऐसा नहीं होता। वो नेक्ड आई से देखने पे हमें लगता है कि इट इज वेरी स्मूथ, बट उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें रफनेस होती है, इरेगुलरिटीज सरफेस में होती है। क्लियर है? मीन्स मैं कोई दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है तो माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें लगता है कि उसमें इरेगुलरिटीज हैं। वो नेक्ड आई से जितना स्मूथ दिखता है वो उतना स्मूथ नहीं रियली में होता। ओके, जब दूसरा सरफेस रखा जाएगा इस पे तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। क्लियर? और रीजन यही है कि जब दोनों सरफेस में इरेगुलरिटीज होंगी, क्रेस्ट एंड डेप्थ होगा, देखो दिस crest, this depth, बिल्कुल ऐसा। अब थोड़ा सा सोच के देखिए कि ये इस तरह से लॉक हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे। कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो क्रेस्ट एंड डेप्थ बने हुए हैं दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग, इसका जो क्रेस्ट है हो सकता है इसके डेप्थ में आ जाए, है ना, और इसका जो डेप्थ है इस तरह से हो जाए, तो इंटरलॉकिंग कहलाता है। और ड्यू टू इंटरलॉकिंग, अब अगर जो इंटरलॉक हो गए हैं और आप चाहते हैं कि अपर वाला सरफेस इस पे स्लाइड करे, then you have to exert extra force, ताकि वो जो इंटरलॉकिंग हुआ है वो ब्रेक हो जाए। जब आप फोर्स लगाते हैं, है ना, तो ये जो इंटरलॉकिंग है वो इस तरह से ब्रेक होती है, फिर से दूसरा बन जाता है, फिर से ब्रेक होता है, और इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव करता है और उसका आपका
कॉस्ट चुकाना पड़ता है, यानी कि फोर्स रेगुलर वे में लगाते रहना पड़ता है। समझ आई? मीन्स मैं ऐसे आपको बताऊं कि अगर इस तरह से है तो इनके बीच में ऐसी इरेगुलरिटीज हैं, एंड ड्यू टू दैट जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं लगाकर छोड़ दिया तो ये रुक गया। क्यों रुका? देखो मैं ऐसा, वो इसलिए रुका कि जब तक मैंने फोर्स लगाया तब तक जो इंटरलॉकिंग हुआ था वो ब्रेक हुआ, और ब्रेक हुआ तो ये मूव किया। जब मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, जब ये आगे बढ़ा ना तो फिर से इंटरलॉक हो गया। अब उसे भी ब्रेक करना है तभी मूव करेगा। आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे से इंटरलॉकिंग खत्म होती जा रही है, आगे बनती जा रही है, जो इसको फ्रिक्शन दे रहा है। ठीक है? मीन्स आप समझो, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिलता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर यह फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन डेवलप हुआ है तो आपको 10 न्यूटन जब फोर्स लगाएंगे या उससे ज्यादा होगा तब ये मूव करेगी। समझ आ रही है? तो ओल्ड व्यू यही है कि जो सरफेस होते हैं वो नेक्ड आई से जितना स्मूथ दिखते हैं उतने स्मूथ नहीं होते, ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। जब एक सरफेस दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, एंड दिस इंटरलॉकिंग इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। और अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराना है देन यू हैव टू एक्सर्ट एक्स्ट्रा फोर्स, और ये फोर्स इंटरलॉकिंग ब्रेक करती है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करती है। इंटरलॉकिंग पीछे से ब्रेक होती जाती है, फिर आगे बनती जाती है। कंटिन्यूअसली आप फोर्स लगाएंगे तब ये मूव करता रहेगा। आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये मूव करना भी बंद कर देगा। क्लियर? तो आपको समझ आया होगा कि ओल्ड व्यू क्या है। बट मीन्स इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इरेगुलरिटीज कम हो देन जो फ्रिक्शन है वो कम होना चाहिए। हाँ, कुछ केसेस में देखा गया है। अगर देखो जो सरफेस आपको नेक्ड आई से ज्यादा रफ दिखता है, मीन्स इरेगुलरिटी जितने ज्यादा होते हैं आप ऐसा फाइंड करते हैं कि वहां पे फ्रिक्शन उतना ज्यादा होता है। मीन्स ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग अगर कोई सरफेस आपको ऐसा दिख रहा है नेक्ड आई से और कोई सरफेस ऐसा दिख रहा है नेक्ड आई से, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू यहाँ जो फ्रिक्शन होगा, सो जो F1 है, यहाँ जो फ्रिक्शन है दिस इज F2 है, तो आप बोलेंगे कि F1 इज ग्रेटर देन F2, है ना? सेम ऑब्जेक्ट जो भी हो, सेम ऑब्जेक्ट, तो यही आप बोलेंगे ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग कि इरेगुलरिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है? बट इसी से हम कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि मीन्स इरेगुलरिटी जितना कम होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। बोले यस। बट कुछ केसेस में क्या देखा गया कि जो हाईली स्मूथ सरफेस हैं वहां फ्रिक्शन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। अब देखो इस व्यू में हमारा डाउट आने लगा कि जो हम अभी तक सोच रहे थे कि ओनली इरेगुलरिटीज इन द सरफेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन, नो, कुछ तो बात है। क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इरेगुलरिटीज मैंने अगर जो कम कर दिए हैं तो फ्रिक्शन भी कम होना चाहिए, जबकि उल्टा हो रहा है, बढ़ जा रहा है। मीन्स देखो ये जो मेरे पास एक कार्डबोर्ड है इट इज हाईली मतलब स्मूथ है काफी ज्यादा, बट मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता, ये भी स्मूथ है, तो इतने स्मूथ है तो बिल्कुल तुरंत स्लाइड हो जाना चाहिए, लेकिन देखो नहीं हो रहा है। देखो इतना कर दिया, अब थोड़ा थोड़ा होने लगा। ठीक है?
तो ये तो समझने के लिए मैं बता रहा था, और रियली में ऐसा होता है। आप अपने फ़ोन का स्क्रीन देखो, काफ़ी स्मूथ होता है, उसको हाथ पे लगाओ, तुम देखोगे कि स्लाइड नहीं करेगा, वो चिपक जाएगा। करके देखना, आप धीरे धीरे करके ऐसे करोगे ना, वो चिपक जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा। देखो ना, बिल्कुल फ़ोन भी आपका ऐसा हो, जबकि वो हाईली स्मूथ है। ये भी बहुत स्मूथ है, लेकिन देखो कहाँ गिर रहा है, देखो नहीं गिर रहा है ना। तो क्या रीजन है? जबकि अभी हमने तो पढ़े कि जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, जितना कम इरेगुलरिटीज होंगे, उतना कम फ्रिक्शन होगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो हमारा जो मॉडर्न व्यू है फ्रिक्शन का, वो कुछ ऐसा है। देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जो दो सरफेस कांटेक्ट में हैं, उनके मॉलिक्यूल अब देखो, सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, कॉन्सेप्ट है कि जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का सेपरेशन भी उतना, एक्चुअल सेपरेशन भी उतना कम हो जाएगा, है ना। रफनेस ज़्यादा होगी तो जाहिर से देखो, यहाँ का मॉलिक्यूल काफ़ी दूर हो गया। इसके कंपेयर में देखें तो ये मॉलिक्यूल काफ़ी पास पास है। तो हमारा मॉडर्न व्यू है कि जो सरफेस इन कांटेक्ट है उनके बीच में, देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसमें भी है, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मीन्स इसमें भी चार्ज होगा और यहाँ भी चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मीन्स मॉडर्न व्यू है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक force of attraction between the molecules of the surface in contact, ठीक है ना। क्या है कि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ रहे हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि इसमें मैंने रखा, तो मेरे इस जो पाम है इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा पास होगा, कब होगा? जब इरेगुलरिटी जितना कम होगा, यानी दोनों मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा पास होगा। तो जितना ज़्यादा पास होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। कुछ फार्मूला ऐसे मैं आपको बता दूं कि K(Q1 Q2 बाय R स्क्वायर), मीन्स चार्ज जितना, उनके बीच का सेपरेशन जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए जो दो हाईली स्मूथ सरफेस हैं उनके बीच में फ्रिक्शन उतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हाईली स्मूथ का मतलब ये दोनों सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं काफ़ी ज़्यादा पास आ गए, और उस सिचुएशन में जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट इज वेरी लेस। या बोले कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई बिकॉज सेपरेशन इज वेरी लेस। और मॉडर्न व्यू में हमने सीखा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन। यही है जो उसको रिलेटिव मोशन से, या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में अपना अपना व्यू है फ्रिक्शन का, मॉडर्न व्यू और ओल्ड व्यू। एक लाइन में सीखें तो ओल्ड व्यू क्या कहता है कि इरेगुलरिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन। मॉडर्न व्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecule of surface in contact are responsible for force of friction। ठीक है, पेपर में आएगा तो आप इस तरह से बनाकर शो कर सकते हैं और रीजन भी एक एक लाइन में लिख सकते हैं।
ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया। अब और कुछ सीखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब सीखते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोले, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है वो देखिए। पहला, मैं पहले आपको फार्मूला बताता हूँ। फ्रिक्शन का फार्मूला आपने यही सीखा था। अगर मैं लिमिटिंग की बात कर रहा हूं तो म्यू लिमिटिंग और एन, ठीक है, या यही बोले, यही चीज है, म्यू एस एन एक ही चीज है। यहाँ जो फ्रिक्शन आ रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो देखिए लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, एक एक करके। पहली चीज, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। यहां से देख के बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो पहला लॉ कि फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। मीन्स नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। समझ आ रहा? मीन्स मैं ऐसे आपको बोलूं कि एक सरफेस है एंड देयर इज अ ब्लॉक लाइक दिस, कुछ है 10 kg का। अब इस केस में आप अगर जो अप्लाइड फोर्स कुछ होगा, इन दिस केस देयर इज अ फ्रिक्शन, तो अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg के बराबर होगा, हाँ या ना, mg के बराबर होगा। मीन्स लाइक दिस, फ्रिक्शन फोर्स इतना होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर और रख दिया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। समझ आ रही चीजें? सेम मटेरियल का है सरफेस, ऐसा ही एक और सरफेस होता, देखो ना ऐसे सोचो आप। अब इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है इट इज ऑफ 20 kg। क्या दोनों के केस में फ्रिक्शन सेम होगा? बताओ। तो आंसर है नो। अगर F1 है F2 है, क्या बोलेंगे, F2 इज ग्रेटर देन F1 इफ ऑल थिंग्स आर सेम। मीन्स ये जो ब्लॉक है सेम टाइप का ब्लॉक यहाँ भी है, जो सरफेस है सेम टाइप का सरफेस यहाँ भी है, बट इस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। रीजन क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन इस केस में ज्यादा होगा। देखो ना, यहां पर देखा जाए आपको तो जो N1 होगा, N1 में लिख दूं M1G, और यहाँ जो N2 होगा वो M2G के बराबर होगा, और जाहिर सी बात है ज्यादा है N2, तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होगा। बोले तो कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा, कब कितना आ रहा है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट। अब मुझे देख के बताओ दूसरा क्या हो सकता है। सेकेंड थिंग्स, अब मैं बात कर लेता हूं डिपेंड्स ऑन म्यू। बोले तो नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट मीन्स दो अलग अलग अगर जो मटेरियल है,
ठीक है। इस केस में फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और होगा, और यही चीज नीचे वाला सरफेस में सेम रखता हूं, बट ऊपर जो ब्लॉक है वो अलग मटेरियल का हो, वो अलग मटेरियल का हो। मैंने कलर चेंज कर दिया हूं, ये अलग मटेरियल का है। तो इस केस में जो म्यू होगा इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। अगर मैं यहाँ म्यू1 लिखता हूं तो यहाँ म्यू2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो सरफेस इन कांटेक्ट हैं उनका मटेरियल अलग है, तो इनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी अलग होगा। तो डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो फ्रिक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करेगा। और बोले तो इसे कि नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। देखा जाए तो मेरा बोर्ड है वो ज्यादा स्मूथ है, और जो ग्राउंड है जिस पे मैं खड़ा हूं एज कंपेयर टू दिस थोड़ा रफ है। तो दोनों प्लेस पे अगर मैं सेम ही ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो मैं क्या फाइंड करता हूं कि जहां पे रफनेस ज्यादा है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, चलिए थर्ड देखो और क्या हो सकता है फ्रिक्शन के बारे में। हमने नेचर के बारे में डिस्कस कर लिया, और बताइए तीसरा चीज जो मुझे जो इस फॉर्मूले में नहीं है वो क्या है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम surface area in contact, surface area in contact। मीन्स कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को समझना थोड़ा। मटेरियल एक सरफेस है, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। जो कांटेक्ट सरफेस का एरिया है वो कितना ज्यादा है या कम है इस बात पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा वो देखो। एक क्यूबॉइड है, वो क्यूबॉइड ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो क्यूबॉइड है वो ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना। और जो भी डायमेंशन का है, अब इसी क्यूबॉइड को ऐसे रख दिया जाए। यही क्यूबॉइड है, यानी कि जो मास इसका है सेम मास इसका है। बट क्या ही देखने को मिल रहा है कि यहां जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट है ए, और यहां जो सरफेस एरिया इन कांटेक्ट है दिस, यहां सरफेस एरिया इन कांटेक्ट कम है और यहां ज्यादा है। पर दोनों ही केसेस में अगर मुझे बोला जाए कि व्हाट विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप क्या क्या चीज सर्च करेंगे? एक तो जो दो सरफेस इन कांटेक्ट है उसका नेचर, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोले तो म्यू, तो म्यू जो इस केस में होगा वही यहां भी होगा। क्यों? क्योंकि सर म्यू तो नेचर ऑफ द मटेरियल डिपेंड करता है। क्या मटेरियल चेंज हुआ है? नहीं। जो अभी ग्राउंड है, जो ब्लॉक है, वही यहां भी ग्राउंड और ब्लॉक है। सो हियर मटेरियल सेम है,
अगर मटेरियल सेम है कॉन्टैक्ट सरफेस का, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम होगा। ओके, वन थिंग्स इज क्लियर कि म्यू विल बी सेम इन बोथ केसेस। ओके, अब मैं आपसे यही बात करता हूं कि यहां पर आप फ्रिक्शन बताओ क्या होगा। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज mg, सो यू नो कि n इज इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन होगा इस केस में, अगर कोई अप्लाइड फोर्स है तभी तो फ्रिक्शन होगा। तो ये जो फ्रिक्शन होगा उस फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। क्या इस केस में, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, यहां भी कुछ ऐसा फोर्स लगाया जाए तो फ्रिक्शन ऐसा डेवलप होगा, अप्लाइड फोर्स है। यहां भी नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस mg, तो यहां भी फॉर्मूला तो ये होगा म्यू इंटू एन। क्या नॉर्मल रिएक्शन दोनों जगह सेम है? हाँ सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मास सेम था। तो यहां पर कुछ ऐसा ही आ रहा है, n इक्वल टू mg। तो फ्रिक्शन डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है। और दूसरी चीज ऐसे समझिए, बहुत ही आसान सा, कि इसके फार्मूले में एरिया ऑफ कांटेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ कांटेक्ट। कितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में है डजंट मैटर। हाँ, लेकिन दोनों का जो मटेरियल है वो सेम हो दोनों ही केसेस में, और साथ साथ ये मास चेंज नहीं हो रहा है, सेमी मटेरियल है। अगर ये 10 kg का है तो ये भी 10 kg का है, सेमी ब्लॉक। सिर्फ इसके जो रखने का तरीका है वो अलग था। ये इस तरह से प्लेस किया गया है कि सरफेस एरिया कांटेक्ट ज्यादा है, यहाँ पर कम है, बट दोनों ही केस में फ्रिक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। आप समझाने, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ज्यादा होगा कांटेक्ट में तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ना, प्रैक्टिकली जो हमें फार्मूला मिला है उसमें क्या सरफेस एरिया कांटेक्ट है? तो आंसर है नहीं है। क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही केस में सेम होगा, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन भी सेम होगा। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो 3 चीजें हमने डिस्कस किए, और एक वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शन का, तो इस बात पे भी फोकस करते हैं कि व्हाट विल बी डायरेक्शन। इसका थोड़ा रखो। Direction of friction force opposite to the relative motion। ठीक है, मीन्स देखो, और अगर मैं इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हूं, ये बहुत ही आसान है, आपने समझते हैं इस बात को। अप्लाइड फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स राइट है तो रिलेटिव मोशन, यानी कि इसके रिलेटिव में इस पे मोशन ऐसा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा, लाइक दिस। तो आपको डायरेक्शन भी बताता है, और वो जो डायरेक्शन होगा वो जो इंटेंडेड मोशन है उसके अपोजिट होगा। ठीक है, देखो रिलेटिव मोशन का चांसेस क्या है, इस पे इसका जो मोशन होगा ब्लॉक का वो टुवर्ड्स राइट होगा, तो इस पे फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा।
क्लियर। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल एक्शन पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा सरफेस का, और दूसरा कि सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, और तीसरा चौथा कि डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इट इज द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर। अब कुछ और चीजें पेपर में आते हैं कि एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाए। क्या ये हमेशा फ्रिक्शन हार्मफुल है या कभी यूजफुल भी है। और कभी तो ये आता है कि फ्रिक्शन जबकि हार्मफुल है फिर भी ये नेसेसरी है। फ्रिक्शन इज एविल्स बट इट इज नेसेसरी। ये बोले नेसेसरी एविल्स। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। अगर जो बात आती है कि फ्रिक्शन को कैसे कम करें, तो आइए थोड़ा सा उस पर हम लोग 2-4 पॉइंट देखते हैं। इसे रब करूं, इसे समझ गए होंगे आप। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट बोले तो पूछा जाए कि हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। पहला है यूजिंग लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट, आप लुब्रिकेंट यूज करके फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जहां भी कोई मशीनरी पार्ट है और जो भी रिलेटिव मोशन, जहां भी सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये जो सरफेस इन कांटेक्ट है इसके बीच में लुब्रिकेंट यूज करें। और ये लुब्रिकेंट डिपेंड करता है कि इनके बीच में कितना लोड है, तो उसके हिसाब से हम ग्रीज, ऑयल या डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं वो यूज किए जाते हैं, है ना। ये लुब्रिकेंट क्या कर देते हैं, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, सिंपल सा रीजन ये हो जाता है कि जो लुब्रिकेंट है ना, अब इनके जो नेचर ऑफ सरफेस है उनके बीच में कुछ और आ गया। इसका नेचर है कि जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा कम है, तो जाहिर सी बात है जो पहले फ्रिक्शन होगा वो अब कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि बॉल बेयरिंग या और भी बॉल बेयरिंग, है ना। दिस इज बॉल बेयरिंग। ठीक है, तो ये जो बॉल है वो रोल करता है इसके अंदर, तो इस केस में भी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाते हैं। अगर कहीं पे ऐसा रिलेटिव मोशन होने के चांसेस हैं तो उसके बीच में बॉल बेयरिंग यूज किया जाता है जो कि फ्रिक्शन को कम कर देता है। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ रोलिंग होगा, और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफी कम होता है। तो ये लुब्रिकेशन में डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेशन होते हैं। ठीक है, और उस केस में आपको आप फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। फिर हो गया कि आप जो सेटअप है थोड़ा चेंज करो उसको, जहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है अगर पॉसिबल है तो ऐसा बॉल बेयरिंग यूज कीजिए, इस केस में भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, 2 मैंने बताए और आपको 3-4 और भी सोच के लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करना। ठीक है, कि और कैसे कैसे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा। चलिए।